सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। 2024 में 5 सेट्स उसके 3 सबसेट्स, तो ऐसे 15 सेट्स या 15 पेपर्स थे और उसमें टोटल 29 क्वेश्चन थे जो अलग अलग थे और सॉल्यूशन चैप्टर के। और सॉल्यूशन चैप्टर का वेटेज 7 मार्क्स का है। हमारा एग्जाम 27 फरवरी का है, तो उसके पहले मैं कोशिश करूँगा कि ये चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें और 2025 के कुछ सैम्पल पेपर्स और उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें। तो यहाँ पर हम लोग अपना क्लास 4 टॉपिक 4 जो हमारा है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये थ्योरी है, वैसे ये टॉपिक 3 का है पर एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने देखे हैं। ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है चैप्टर, और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर रॉल्स लॉ के बाद आपका जो टॉपिक आता है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हमने रॉल्स लॉ में इसको लिया था। उसमें जो हमारा क्वेश्चन है मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, ये डायरेक्ट एग्जांपल है और ये क्वेश्चन आपका 2023 में भी आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ फिर हम लोग आगे बढ़ते। तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिविएशन इज शोन बाय इथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर, डिविएशन पूछा गया है। गिव रीजन, तो उसका रीजन भी आपको पूछा गया है। उसके बाद यहाँ तक तो आया था आपका 2023 में। 24 में ये एक एडिशन है इसमें, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज फॉर्म बाय द डिविएशन। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन प्रीवियस PYQs में बहुत आए हैं और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो हमारा अगला है वो हमारा NaCl सॉल्यूशन एंड ब्लड सेल्स। तो इसके बाद में पूछा गया हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसकी तो आप डायरेक्ट NCERT थ्योरी से स्टडी कर सकते हैं। अगर आप NCERT में देखिएगा तो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ही शॉर्ट में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर में यहाँ पर 2 सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी हमने देखे थे। तो यहाँ पर फिर उसके बाद आपका यहाँ पर एग्जाम्पल में भी है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल इज इक्विवेलेंट टू 0.9% मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये फैक्ट है। अब इसके बाद ठीक है, अगर हम लोग इसको प्लेस करते हैं वाटर में तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगर कंसेंट्रेशन सेम होगा, ठीक है, तो ऐसे करके एक्सप्लेन किया गया है। और साथ में ये जो क्वेश्चन है ये आपका PYQs में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें से इसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से रिलेटेड है। तो एक बार हम लोग ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया कि डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स में आया है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली पार्ट वाइज आते हैं, हमने देखे हैं। तो यहाँ पर डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रेफर्ड फॉर द मोलर मास डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिफाइन करना है। उसके बाद जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो यूज होता है पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स में। इसका भी शॉर्ट थ्योरी बस आप उसको ध्यान रखिएगा, PYQs में भी आया हुआ है और शॉर्ट थ्योरी NCERT में भी ये दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। और एक क्वेश्चन और जो थ्योरी में पूछा गया था वो रिवर्स ऑस्मोसिस का पूछा गया था। क्वेश्चन था हमारा डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस, 5 मार्क्स के पार्ट में। पहला था हमारा 1 मार्क के लिए डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस। इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन NCERT में दी है। NCERT के कुछ वर्ड्स और वे ऑफ राइटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चंस थे। ये वैसे टॉपिक 3 का, हम लोग टॉपिक 4 कंटिन्यू कर रहे हैं पर इसको भी एक बार हम लोग देख लेंगे। और ये हमारा टॉपिक 4 का थ्योरी है। पिछले क्लास में हमने टॉपिक 4 के थ्योरी और एक न्यूमेरिकल किया था, तो अब थ्योरी क्वेश्चंस हमारे पूरे हो गए। अब हम चलते हैं PDF में। PDF में एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं, क्या लैंग्वेज आई हुई है उसका फिर मैंने एक वे लिखा है, एक आंसर लिखा है। आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी तरह से आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब न्यूमेरिकल में हम लोग इस क्लास में, मतलब जब हम लोग PDF देख लेंगे तो दोबारा हम लोग बोर्ड पे आएंगे। बोर्ड में हम लोग न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन करेंगे। वैसे वो 3 क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन उसका सिमिलर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो एक सेट के 3 सबसेट्स हैं उनमें जो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो सेम है। ठीक है, बस उसमें न्यूमेरिकल्स वैल्यूज अलग हो सकती हैं या फिर वो भी नहीं होंगी। ठीक है, तो 3 और 5 के तो बिल्कुल सेम है और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उनके न्यूमेरिकल्स वैल्यूज चेंज हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग PDF के बाद जो क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल, उसमें बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा। 2 मार्क्स का है पर वो क्योंकि सेम सेट के हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग यहाँ पर PDF में देख लेते हैं लैंग्वेज और आंसर, फिर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम लोग एक बार PDF में देख लेते हैं जो हमने डिस्कस किया। तो एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
कि जैसे मैंने डिस्कस आपसे ये कर लिया था, लेकिन मुझे ये करना था, गलती से मैंने ये कर लिया। ये तो हमने पिछली वीडियो में, मतलब जब टॉपिक 3 हम लोग कर रहे थे क्लास 2 में तभी किया था, तो मुझे ये डिस्कस करना था। तो अब मैं ये डिस्कस कर लेती हूँ। ये टॉपिक 4 का क्वेश्चन है, डिफाइन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो है वो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा डिफाइन करने, बस यहाँ पर मोलर डिप्रेशन के नाम से ही पूछा गया है। हाउ इज इट रिलेटेड टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये आपका पहले PYQs में नहीं आया। जितना मैंने PYQ स्टडी किया है और फिर हमने जो डिस्कस किए थे जब हम लोग PYQs कर रहे थे, तो उसमें सेकेंड पार्ट नहीं था कि जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हमारा KF होता है वो रिलेटेड कैसे है डेल एच ऑफ फ्यूजन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। पर ये आपका NCERT में गिवन है, तो ये इस बार 2024 में पूछा गया था। तो आपका NCERT को भी अच्छे से पढ़ना है, और वो तो पढ़ना ही है आपको, ठीक है, इसके लिए। लेकिन उसका एक जो स्मॉल फार्मूला दिया हुआ था वो उससे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल TF फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो पहले हमने वो रिलेशन लिख दिया जिसमें KF आता है, फिर दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KF इज नोन एज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। एक ही नाम दिया था तो हम एक ही नाम लिख रहे हैं। अब ये आपका डायरेक्ट NCERT में सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, द रिलेशन बिटवीन KF एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेल H, और यहाँ पर FUS। तो KF इतना है, बस आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि इस बार पूछ लिया है, तो आपको KB के लिए भी इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो दिया हुआ है आपका NCERT में। R ये है, M1 आपका ये है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और TF 1 से जनरली सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने बोर्ड पे डिस्कस नहीं किया था, मैंने ये डिस्कस कर लिया था, जबकि हमने पहले भी डिस्कस किया है। मुझे ये करना था पर मैंने आपको यहाँ बता दिया है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला हमने डिस्कस किया था साइज ऑफ ब्लड सेल कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो ये तो PYQ का ही क्वेश्चन है, ऑस्मोसिस का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हाउ डज द साइज ऑफ ब्लड सेल्स चेंज व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड। इसका जो हमने डिस्कस किया था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिलेटेड वीडियोस जो हमने किए थे क्वेश्चंस वीडियोस में, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। NCERT की जब ये सब जो शॉर्ट थ्योरीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो द एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.5% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड क्या है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। और ये पूछा नहीं था पर फिर मैंने पहले ये लिख दिया। उसके बाद जब ब्लड सेल इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किए जाते हैं तो वाटर फ्लोज आउट ऑफ द सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस एंड द ब्लड सेल श्रिंक। तो ब्लड सेल्स क्या होते हैं, वो श्रिंक कर जाते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस का एक कॉन्सेप्ट है। तो सिमिलर क्वेश्चन आपका 2021-22 में 1 मार्क का MCQ आया था, तो ये लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगला है हमारा डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए पार्ट 2 है, मतलब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आया था। विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रेफर्ड फॉर द मोलर मास डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। से ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसको देखते हैं। तो आपकी डायरेक्ट डेफिनेशन है NCERT से, द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फिर अगला है ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रेफर्ड फॉर द मोलर मास डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड भी है, ये एक ही बात है। तो यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग डिटरमाइन करने के लिए मैक्रोमोलिक्यूल्स का यूज़ करते हैं मोलर मास। लैंग्वेज को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, जो हम लोग 29 क्वेश्चन था उसके अनुसार ही कर रहे हैं। डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस, टाइप 4 का क्वेश्चन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो ये NCERT की डेफिनेशन है, बस मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि एक डेफिनेशन हम लोग बना पाए। तो व्हेन अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस इज रिवर्स्ड। तो अगर ज़्यादा प्रेशर कर देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से, जो डायरेक्शन जो हो जाएगी वो रिवर्स हो जाएगी। एंड हैज़ द प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस में द प्योर सॉल्वेंट फ्लोज इन द सॉल्यूशन, ठीक है। पर रिवर्स ऑस्मोसिस में द प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है, तो सी वाटर से जब हम लोग वाटर लेते हैं तो उसमें इसका यूज़ हो सकता है, मतलब होता है। NCERT में दिया हुआ है तो एग्जांपल्स भी आ सकते हैं, उसके रिलेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने PDF में देखा न्यूमेरिकल थ्योरी क्वेश्चंस, अभी हमने PDF में देखा, ठीक है। और आप लैंग्वेज उसकी मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना, अपनी तरह से आप लिख सकते हैं मार्क्स के अनुसार। अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब सॉरी 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 6% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का कितना है, सॉल्यूशन 1 मान लिया है 6%,
मोलर मास इज इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल। इज आइसोटोनिक, तो आइसोटोनिक है, इसको मैंने नीचे लिखा है। विथ 2.5% सॉल्यूशन ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो यहाँ पर सॉल्यूशन एक्स हमने माना है, अननोन है, ठीक है। तो यहाँ पर 2.5% ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द अननोन सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर अननोन को मैंने एक्स माना है, ओके। अब अगर आप इसको कैपिटल एक्स मानिएगा ना, तो फिर स्मॉल एक्स आप लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने स्मॉल एक्स लिखा था, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कैपिटल एक्स लिख दिया, तो ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे। तो आगे जब मैं इसमें इसका यूज करूंगा तो वो वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल एक्स था, आपने स्मॉल एक्स लिखा है, गलत हो गया। तो यहाँ भी आपको कैपिटल एक्स लिखना है। अगर आप स्मॉल एक्स लिखते हैं तो आप यहाँ स्मॉल एक्स लिख सकते हैं। अगर आप अननोन सॉल्यूशन को सॉल्यूशन 2 मानना चाहते हैं, आप बिल्कुल मान सकते हैं, तो बस आपको यहाँ पर 2 लिखना होगा। तो जो आप रिप्रेजेंटेशन लिखे उसको आप आगे वही कंटिन्यू करिएगा, बीच में चेंज मत करिएगा। और दूसरी बात, कई बार होता है क्योंकि मैथ्स में हम लोग जनरली एक्स को ऐसे लिखते हैं, और आप कुछ क्वेश्चंस में इसमें देखिएगा तो वहाँ एक्स को कैपिटल एक्स लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग शुरू में तो क्वेश्चन के अनुसार कैपिटल एक्स लिख देते हैं, लेकिन बाद में क्योंकि हमारे वैसे ये तो सबकॉन्शियसली हम स्मॉल एक्स लिख के कंटिन्यू कर देते हैं, फिर बाद में याद आता है तो कैपिटल एक्स लिख देते हैं। तो ऐसे बीच में रिप्रेजेंटेशन चेंज होगा तो बिल्कुल वहाँ मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल एक्स, इसका आपको ध्यान रखना है। 2.5% सॉल्यूशन ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, 2.5%, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर एम और जी, अब यहाँ पर फिर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अननोन का हमें मास फाइंड करना है, तो यहाँ पर आपका एक्स और स्मॉल एक्स नहीं, कैपिटल एक्स, ठीक है। ये पहला चीज। और दूसरा, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट है, और मॉलिक्यूलर वेट आपका कैपिटल एम होता है। तो ये आपका हो गया, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिस्टेक्स हुई हैं, और यहाँ पर बिल्कुल इसी में हो सकता है आपके मार्क्स डिडक्ट हो। तो इसीलिए आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से रिप्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल आप सही करिएगा पर रिप्रेजेंटेशंस गलत होंगे तो आप भी कंफ्यूज होइएगा, और बाद में फिर डिमोटिवेशन भी रहेगा, और साथ में फिर आपका मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। अब आपको ध्यान होगा, तो ये क्वेश्चन एक तो पहले भी आया है, PYQs में भी आया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिलेटेड कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। जब हम PYQs कर रहे थे तब हमने किया था। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क में भी आया है। पिछली वीडियो में हमने 1 मार्क क्वेश्चन किए थे, तो उसमें आप देखिएगा ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आया था जिसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन था, तो हमें इक्वेट करना था दोनों सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो 2 सॉल्यूशन है, एक G से हमने 1 से रिप्रेजेंट किया है और एक X से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और वो क्या है, आइसोटोनिक है, तो पाई 1 लिख देते हैं, ठीक है। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन PDF में मैंने लिखा है, हम लोग वहां पर देखेंगे कैसे हम लोग उसको लिख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में समझते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ X। अब पाई क्या होता है हमारा, CRT, ठीक है। तो ये हो गया C1 RT इज इक्वल टू CX RT। अब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, मोलैरिटी लेते हैं, तो वॉल्यूम वॉल्यूम, यहाँ पर आपका वॉल्यूम हो गया, R हो गया, T हो गया, ये सेम है तो हम लोग यहाँ से इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पर N1 इज इक्वल टू NX, ठीक है। अब N1 क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो M1 बाय मॉलिक्यूलर मास। कैपिटल एम स्मॉल एम में कई बार दिक्कत होता है, मन में हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर, लिखते हैं स्मॉल एम, तो दिक्कत हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मोलर कैपिटल एम, और यहाँ पर आपका हो जाएगा MX बाय कैपिटल MX, बस। अब यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल MX। तो कैपिटल MX तो आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पर एक इक्वेशन है तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए अगर आपको एक पर्टिकुलर आंसर चाहिए, और इन तीनों की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। अब यहाँ देखिए जो mg है, ठीक है, अब mg बराबर m1 है, तो अब आप क्या करिए, यहाँ g है, यहाँ 1 है, तो आप क्या करिए, इसको इक्वल टू m1 लिख सकते हैं, ठीक है। या और आप क्या कर सकते हैं, mg हटा ही दीजिए, इसको m1 लिख दीजिए, क्योंकि आपने m1 माना है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर फिर इजी हो जाएगा, m1 डायरेक्ट पुट करेंगे। तो देखिए ये वैल्यू आपको पता है m1, स्मॉल m1, तो डेफिनेशन ऑफ मास परसेंटेज कई सारे क्वेश्चंस में आया है, ठीक है। तो m1 क्या हो गया, ये हो गया 6%, मतलब 6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो ये आपका 6 ग्राम हो गया, ओके। अब ये mx है, तो mx तो निकालनी है, स्मॉल mx, तो 2.5% इज इक्वल टू 2.5 ग्राम ऑफ ये अननोन x इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर 2.5 ग्राम, तो ये 2.5, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 6 ग्राम। अब क्या है कि मैंने कई सारे क्वेश्चंस आप देखिएगा तो मैंने क्या किया, यूनिट्स भी लिखे हैं। अब यूनिट्स लिखने का ऐसा तो कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं, क्योंकि ऐसा यूनिट्स में तो अपने आप
कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आप उनको बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने एक बार लिख के दिखा दिया, ताकि क्योंकि जब हम लोग अगली वीडियो में करेंगे तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन इनके चेंज ऑफ यूनिट्स, ग्राम और केजी इनके चेंज ऑफ यूनिट, जब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैंने प्रॉपर यूनिट्स लिख के दिखाया, पर आप उसको हटा दीजिएगा, ठीक है। पर आप ध्यान रखिएगा डिग्री सी और के में चेंज और केजी और जी में चेंज, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे 6 ग्राम होगा और यहाँ पर m1 क्या है 180 ग्राम पर मोल। तो मैंने यूनिट भी लिखे हैं, पर आप इसको हटा सकते हैं, ग्राम पर मोल है, आप बस ध्यान रखिएगा। तो आंसर जो आपका आएगा वो ग्राम पर मोल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका m1 कितना है 6%, मतलब 6 ग्राम, और यहाँ पर मोलिकुलर मास m1 कितना है 180 इज इक्वल टू मास ऑफ x। तो मास ऑफ x 2.5 ग्राम है, तो 2.5 डिवाइडेड बाय कैपिटल mx। तो कैपिटल mx यहाँ से आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जैसे आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से आप 15 सेट्स डाउनलोड कर सकते हैं और इनके आंसर्स भी आप कर लीजिएगा। तो शॉर्ट में आंसर्स लिखे हैं, मार्किंग स्कीम दिया हुआ है। जैसे मार्किंग स्कीम में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर यहाँ पर यूनिट आपका छूटा तो वहाँ लिखा हुआ है डिडक्ट 1/2 मार्क्स इफ यूनिट इज रॉन्ग और यूनिट इज नॉट गिवन। तो ध्यान रखना, ऐसे कुछ कुछ मार्किंग स्कीम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर mx हो गया, जितना होगा मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूंगा, मार्किंग स्कीम जैसी है, पर फिर भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको देख सकते हैं कैसे आपको प्रॉपर वे में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। और एक बात और, मार्किंग स्कीम जो आपको आंसर शीट मिलेगी उसमें प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ है, बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो आप सिर्फ उतना मत लिखिएगा, पूरा प्रोसेस के साथ लिखिएगा, ठीक है। पर वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने के लिए। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं। अब 4% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, तो मैं क्या करता हूं, सॉल्यूशन 1 को यहाँ 4% कर देता हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोलर मास 60 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पर 180 की जगह मैं बस 60 कर देता हूं। इज आइसोटोनिक, ठीक है, विद 5.2% सॉल्यूशन ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो अननोन को मैं बस क्या कर देता हूं 5.2% कर देता हूं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट, और लिखा हुआ है कि आइसोटोनिक, तो आइसोटोनिक, ठीक है। तो आप देखिएगा कि सेम क्वेश्चन है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है। तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 की जगह 4 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और यहाँ 2.5 की जगह 5.2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तीसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ 3% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तब 4% की जगह 3% कर देता हूं। मॉलिक्यूलर मास मतलब मोलर मास 180, तो 60 की जगह फिर से 180, शुरू में 4 था 3 हो गया। इस आइसोटोनिक विद 2.5, तो फिर 5.2 की जगह 2.5। ये थर्ड क्वेश्चन है। इज आइसोटोनिक विद 2.5% ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ द अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, 5.2 है ना, तो ये फिर से 2.5 हो जाएगा, और फिर से आपका mx का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, लेकिन सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो आपका एक सेट में 3 सबसेट्स हैं, तो इन 3 सबसेट्स में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, उनके सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। या फिर सेम, या तो क्वेश्चन ही सेम है, या फिर क्वेश्चन सिमिलर है और न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है। अलग अलग सेट्स के क्वेश्चंस अलग अलग हैं, लेकिन एक सेट के जो 3 सबसेट्स हैं उनमें 1 मार्क के तो अलग हैं, 2 मार्क के अलग हैं, पर सिमिलर हैं, और 3-5 मार्क्स के लगभग पूरे के पूरे सेम है, ठीक है। तो ये जो 3 क्वेश्चंस अभी हमने देखा हमने एक ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को यहीं पर मैंने लिख दिया। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे वो एक ही सेट के 3 डिफरेंट सबसेट्स थे, इसलिए आप देख सकते हैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज था। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अब हम लोग पीडीएफ में चलते हैं। पीडीएफ में एक बार मैं इसको देख लूंगा, मतलब एक बार हम लोग लैंग्वेज देखेंगे, लैंग्वेज के बाद मैं उसमें प्रोसेस दिखाऊंगा। आप कैलकुलेशंस खुद से भी चेक करिएगा सारी, है ना, और अगर कहीं कुछ में मिस्टेक हो तो आप बिल्कुल उसको करेक्ट करिएगा। तो मैंने आपको सिर्फ एक आंसर दिया, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आपको कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम वीडियो को पूरी करते हैं। अगली हमारी क्लास 5 होगी, और ये 5 क्लास हमारी आखिरी क्लास होगी टॉपिक 4 के लिए। उसके बाद हम लोग टॉपिक 5 में जाएंगे और इसको पूरा करेंगे, और धीरे धीरे अपने चैप्टर 1 सॉल्यूशन में 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे, और केमिस्ट्री क्लास 12 में
आगे बढ़ेंगे। अब हम PDF की ओर चलते हैं। अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स में हमने ये क्वेश्चन देखा था, a 6% solution of glucose, molar mass 180 gram per mole, is isotonic with 2.5% solution of an unknown organic substance. Calculate the molecular weight of the unknown organic substance. 2 मार्क्स का है। टाइप 4 का सिमिलर क्वेश्चन 2024 में ही 1 मार्क में आया था, पिछले क्लास में डिस्कस किया था, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने ग्लूकोज को G लिया है। आप जैसे बोर्ड में हमने देखा था 1 भी ले सकते हैं, सॉल्यूशन 1 लिखा है, पर मैंने यहाँ G लिखा है, तो हर जगह मैंने G से ही रिप्रेजेंट किया, आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर जो मैंने यहाँ ओवर राइटिंग है, क्योंकि कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स में गलतियाँ हो जाती हैं, मुझसे हो गई थी, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है। तो मैंने स्मॉल एक्स ही माना, लेट स्मॉल एक्स अननोन सब्सटेंस का, ठीक है। अब दूसरा, यहाँ पर जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन में 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन होता है, मास परसेंटेज डेफिनेशन में वाटर नहीं होता है। तो फिर आपको कट करना है, या फिर आपको दिमाग से अगर आप भूल गए तो आपको फिर नहीं आप इसको सुधार पाएंगे, इसलिए आपको शुरू में ही कंसंट्रेशन पे ध्यान देना है। तो बी केयरफुल इन राइटिंग डेफिनेशन। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद बस वही कॉन्सेप्ट है, जैसे बोर्ड में समझाते वक्त मैंने पहले क्या किया था, अननोन की एक इक्वेशन बना ली थी। यहाँ पर हम लोग पहले mg और mx पहले निकाल लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे प्रोसीड करना चाहें आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, फिर यहाँ से आइसोटोनिक है तो सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ से जैसे मैंने डायरेक्ट ये लिख लिया, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि N1/V RT इज इक्वल टू NX/V RT। फिर ये आपके सारे कैंसिल होगा, आप कैंसिल करके दिखाइएगा नहीं, फिर आप यहाँ लिखिएगा N1 इज इक्वल टू NX। अब देखिए यहाँ फिर कैपिटल हो गया, तो ये आपको रखना है, स्मॉल रखना है ना, स्मॉल से मैंने रिप्रेजेंट किया, तो मैं स्मॉल रख रहा हूँ। अगर आपने कैपिटल से किया होता तो आप हर जगह कैपिटल रखते, मैं हर जगह स्मॉल रखूँगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो mg/कैपिटल MG इज इक्वल टू mx/mx, यहाँ पर इसकी वैल्यू 6। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यूनिट लिया, और जब आप यूनिट लिखेगा तो प्रॉपर स्पेस दीजिएगा, जैसे इसके नीचे आ गया तो इसको इधर लिखना था लेफ्ट में, इक्वल टू अच्छे से लिखेंगे, तो यहाँ पर mx की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये सेम सेट के सबसेट के डिफरेंट क्वेश्चंस थे, 3 सबसेट के 3 क्वेश्चन, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, बस यहाँ 4% है, यहाँ 5.2%। तो बस आप इसको कैलकुलेट कर लेकर, एक बार कैलकुलेशन पे आप भी ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेम सेट के डिफरेंट सबसेट्स हैं, तो सिमिलर क्वेश्चन ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज। सिमिलर थ्योरी आप लिख दीजिएगा, जो थ्योरी यहाँ पर है ना, आप थोड़ा थ्योरी लिखिएगा, 2 मार्क्स का है, फिर भी आप थोड़ा थ्योरी इसमें लिखिएगा। ये हो गया हमारा, इसमें आपका आंसर इतना आ जाएगा। उसी तरह आपका ये यहाँ पर थोड़ी गलती हुई थी, हमें ध्यान रखना है, बी केयरफुल, है ना, कंसंट्रेशन आपको रखना है बोर्ड में, है ना, जितना हो सके आपको कंसंट्रेट, सिर्फ इसके बारे में सोचना है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी से ही। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सेम क्वेश्चन, मतलब सिमिलर क्वेश्चन, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज है। तो सिमिलर क्वेश्चन, क्योंकि सेम सेट है, सेम सेट के डिफरेंट सबसेट्स हैं, आप थ्योरी लिख सकते हैं, इसका आंसर 150 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा हुआ, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद हम लोग अब टॉपिक नंबर 4 के जो बाकी न्यूमेरिकल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, उनको करेंगे, और उसके बाद हम लोग टॉपिक 5 को कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। और अगला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको भी हम लोग इसी तरह देखेंगे, और 2024 PYQs में आगे बढ़ेंगे।